इकोसिस्टम, बेटा ये टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? दिस टर्म वाज गिवन बाय टेंसले। इतना सा तो है, मतलब इकोसिस्टम बस ये नहीं है कि सिर्फ एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पूरा अर्थ, पूरी अर्थ भी एक छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलके बहुत बड़ा इकोसिस्टम कहलाती है। ग्रास को ग्रासोपर ने खाया, ग्रासोपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को बाज ने खा लिया, मान लो ईगल ने खा लिया। तो ये क्या है बेटा? डेट्राइटस फूड चेन, जहाँ पे हर लेवल पे कितने % एनर्जी ट्रांसफर होगी? हेलो, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा एवरीवन, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू टू दी माइंड मैप सीरीज, जिसमें हम पहुंच चुके हैं काफी अंत तक। दैट इज आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम विद आपकी अपनी रिंकल त्यागी मैम। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारा 12th का पोर्शन कवर कर लिया है इस माइंड मैप सीरीज में। बॉटनी का सेकेंड लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको आज की क्लास में रिवाइज कराई जाएंगी। तो आइए जरा देखते हैं। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? इकोसिस्टम। आई होप हम इकोसिस्टम वर्ड का मतलब समझते होंगे। इकोसिस्टम, बेटा ये टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? दिस टर्म वाज गिवन बाय टेंसले। क्या होता है ये? फंक्शनल यूनिट है नेचर की। फंक्शनल यूनिट का मतलब है ये वो यूनिट है जो अपना खुद का काम खुद से चला सकती है। जैसे आपको इमेजिन करना है एक फॉरेस्ट, ये बेटा फॉरेस्ट में एक ट्री है, ये एक ट्री है, यहाँ एक पॉन्ड है, यहाँ क्या है? एक पॉन्ड है। पूरा इमेजिन कर लो, बचपन में देखा होगा ये फोटो हम सब ने। यहाँ पे ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस, ये रही ग्रासेस, ये रहा ट्री। तो अब क्या चल रहा है? ट्री पे बैठी है चिड़िया, ये रही चिड़िया। ऐसे ही बनाते थे बचपन में चिड़िया। यहां पे है फिश, ये रही फिश। ऐसे बनाते थे बचपन में फिश। यस। तो अब कहानी क्या है? ये रहा सन, चलो तो अब स्टोरी क्या है? ये पूरा एक फॉरेस्ट मान ले हम, तो भाई यहाँ पे ये प्लांट्स सनलाइट को यूज करके क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। यस और नो? सनलाइट को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। इस खाने को खाने मान लो आ रहा है कौन? कौन आ रहा है? खरगोश। किसने खाया? मान लो ये रहा खरगोश। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम खरगोश तो खरगोश जैसा लग ही नहीं रहा। तो अपने को तो समझना है ना बेटा। ये रहा खरगोश। खरगोश को किसने खा लिया? फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े एनिमल ने, और उसने यहाँ से पानी पी लिया, और ये मछली ने यहाँ पे छोटे जानवरों को खा लिया। ठीक है, तो अब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि यहाँ पे लिविंग कम्युनिटीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। अरे प्लांट लिविंग है, रैबिट लिविंग है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लिविंग, ये लार्ज एनिमल है, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ। बेटा इसी पूरे एक यूनिट को, इसी टुकड़े को क्या कहते हैं हम? इसी टुकड़े को कहते हैं इकोसिस्टम। समझ आया सभी बच्चों को? तो ये एक फंक्शनल यूनिट है जो इकलौती बढ़िया तरीके से खुद से चल रही है, जहां पे क्या चल रहा है? लिविंग कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो वाला कम्युनिकेशन नहीं जो आप कर रहे हो, खाना खा लिया, ये हो गया, वो हो गया। लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? लिविंग के साथ। और लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग के साथ। मतलब अगर मुझे इकोसिस्टम को डिफाइन करना हो तो यहाँ पे क्या चल रहा है? ये एक फंक्शनल यूनिट है। देखो जरा, यस, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं,
एंड सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस यूनिट को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक लार्ज फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक सी इकोसिस्टम है, मतलब ये बहुत सारे इकोसिस्टम है। अगर मैं बोलूं एक ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वहां पे भी बेटा लिविंग इंटरेक्ट कर रहा है नॉन लिविंग के साथ, वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। मतलब इकोसिस्टम का साइज हाईली वेरिएबल है, एकदम बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? तो बेटा ऐसे समझो कि छोटे छोटे इकोसिस्टम को जोड़ के एक बड़ा इकोसिस्टम बना है, दैट इज हमारी अर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम सिर्फ इतना सा नहीं है कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर इकोसिस्टम है, इतना सा तो है। मतलब इकोसिस्टम बस ये नहीं है कि सिर्फ एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पूरा अर्थ, पूरी अर्थ भी एक छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलके बहुत बड़ा इकोसिस्टम कहलाती है। जैसे ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ शेर हिरण को खा रहा है, हिरण किसी और को खा रहा है, वो किसी और को खा रहा है, इकोसिस्टम है। ये ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम है, जहां पे माइक्रोब्स इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में और इस वाटर के साथ। ये अर्थ भी छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलके बनी है, इसको बोलते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम, जो कि क्या है? लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। ग्लोबल इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? कंपोजिट ऑफ लोकल इकोसिस्टम ऑन दी अर्थ। तो ये पूरा बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बायोस्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लैंड वाला लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तीसरा क्या है? एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब क्या है बेटा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, ओशन, एस्चुरीज, ये सब क्या है बेटा? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एस्चुरी क्या होता है? जहां पे रिवर और ओशन का पानी मिलता है, उस रीजन को एस्चुरी बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद बेटा क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया। ये कैसे हैं? अभी ऊपर जितने भी लिखे हुए थे ना, ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये सारे नेचुरली मिलते हैं। नेचुरली मतलब खुद से खुद का काम चला सकते हैं। अब जंगल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है कि भाई जंगल में मैं जाऊंगी फिर चीजें ठीक करवाऊंगी कि प्लांट को धूप अच्छी मिल रही है या नहीं, इंसेक्ट्स को खाना मिल रहा है या नहीं। जंगल में हमें कुछ रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा काम। लेकिन अगर मैं बात करूं खेती की, जहां पे खेती चल रही है, वहां हमें चीजें संभालनी पड़ेंगी। तो जो खुद से रेगुलेट नहीं हो रहा, जिसे हमें रेगुलेट करना पड़ रहा है, दैट इज बेटा आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मैनमेड इकोसिस्टम। और ये सब क्या है जो यहां लिखे हुए हैं? ये सब है नेचुरल इकोसिस्टम। क्लियर हुई इतनी बातें सभी बच्चों को? फिर बेटा नेक्स्ट चीज हमें सीखनी है कि अगर हम बात करें इकोसिस्टम के फंक्शंस की, जिसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, दैट इज वहां पे प्रोडक्टिविटी होगी, प्लांट्स खाना बनाएंगे, फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी, फूड चेन चलेगी, उसने उसको खाया, उसने उसको खा लिया, उसने उसको खा लिया। न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू फूड चेन चलती है। न्यूट्रिएंट साइकिल अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, कांग्रेचुलेशंस, खुश हो गए ना आप लोग। एंड आउटपुट, भाई एनर्जी लॉस होना, डिग्रेडेशन होना, डीकॉम्पोजिशन होना, ये सब मेजर फंक्शंस हैं इकोसिस्टम में। ये सब चलता है, खाना बनता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी लूज होती है, इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, डीकॉम्पोजिशन होता है, ये सब इकोसिस्टम में चलता है। इकोसिस्टम क्या है बेटा? इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखो इकोसिस्टम में हमें ये वर्ड सीखना है, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है स्ट्रैटिफिकेशन? सबसे पहले रीड कर लेते हैं बेटा। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। नहीं समझ आया? इस डायग्राम को देखो, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने बोला फॉरेस्ट में इतनी हाइट के ये वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हर्ब्स। उसके बाद बेटा ये वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? श्रब्स। इनको क्या बोल दिया? श्रब्स।
उसके बाद बेटा ये वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्रीज। तो ये हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि यहां तक की ग्रासेस हैं, ये श्रब्स हैं, ये हर्ब्स हैं। दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहलाता है ये? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है? लाइक ट्रीज एट टॉप, वर्टिकल स्ट्रेटा, श्रब्स सेकंड पे आते हैं, और थर्ड पे लास्ट में कौन आता है? बॉटम में कौन आता है? ग्रासेस आती हैं। ये क्या है? टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। उसके बाद बेटा आगे बढ़ा जाए। ये हमने डिफरेंट इकोसिस्टम देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम कंपोनेंट्स फंक्शन एज यूनिट इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पे बात कर रहे हैं। क्या क्या चलेगा? प्रोडक्टिविटी होगी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले किस पे बात करने वाले हैं? प्रोडक्टिविटी पे बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल है एकदम, फिजिक्स की डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, उससे भी सिंपल। देखो जरा क्या है? अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्शन। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पर यूनिट एरिया कितना ऑर्गेनिक मैटर बना, कितना बायोमास बना, मतलब कितना खाना बना, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी के टर्म्स में बोलें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम प्रोडक्शन को रेट के हिसाब से देखें, यानी कि पर यूनिट टाइम देखें, तो बेटा वो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने एरिया में कितना खाना बना, पर यूनिट टाइम कितना बन रहा है? प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम इज प्रोडक्टिविटी। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये बेटा यूनिट होगी। अब प्रोडक्टिविटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स में। कैसे? एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होती है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना बना। नेट क्या है? प्लांट ने जितना खाना बनाया उसमें से जितना यूज कर लिया उसको माइनस कर दो, कितना बचा, दैट इज बचा हुआ इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन। भाई जो उन्होंने यूज कर लिया उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वही नेक्स्ट के लिए बचा होगा, यस और नो? अवेलेबल होगा। तो एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं? रेस्पिरेटरी लॉस। बेटा इस पे नीट पीवाईक्यू भी आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो हमें याद रखना है। उसके बाद बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर एरिया में कैसी स्पीशीज है, कितने प्लांट्स हैं, कितनी स्पीशीज हैं, इस पे डिपेंड करती है। अरे ऐसा नो, कैसे प्लांट्स हैं? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर एटसेट्रा, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है फोटोसिंथेसिस करने की, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। उसके बाद डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होगी। इस बात को एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने। देखो जरा, पूरे के पूरे बायोस्फीयर की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है? 170 बिलियन टन्स। ओशंस की बात करें जहां पे 70% ऑफ सरफेस कवर होता है, 55 बिलियन टन्स। और बाकी जो 30% है, 30% क्या है? लैंड है। ये कितना करता है बेटा? इस पे कितनी होती है? 55 बिलियन टन्स किसने करी? ओशंस ने करी। ओशंस का एरिया कितना है? 70%, और 30% लैंड का है। भाई टोटल कितनी हो रही है बेटा? 170 हो रही है। तो 55 माइनस कर दो, ये बचा
115 बिलियन टन्स, 115 बिलियन टन्स प्रोड्यूस कर रहा है लैंड। समझ आया? ओशंस ने 55 और 115 लैंड्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा। क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स। मतलब कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, उसके बाद कितना, किस रेट से नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? उसके बाद फैक्टर्स हमने पढ़ ही लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का आसान भाषा में मतलब क्या है? हमने कोई फ्रूट देखा हो जो ऐसे ही लैंड पे पड़ा हुआ है, कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा, बेसिकली खोखला हो जाएगा। अरे ऐसा नो, या हमने अपने आसपास देखा होगा किसी इंसेक्ट की डेथ हो गई तो धीरे धीरे देखना वो अंदर से खोखला हो जाएगा। तो चल क्या रहा है बेटा? उसमें जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको एकदम सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म तक पूरी तरह ब्रेक कर देना, दैट इज डीकॉम्पोजिशन। तो डीकॉम्पोजिशन क्या है बेटा जी? breakdown of complex organic matter into inorganic substrate like CO2, water and nutrients। और बेटा वो जो डेड प्लांट का रिमेन है जिसका डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, जैसे लीफ, बार्क, फ्लावर, या फिर किसी एनिमल का रिमेन है, या फिर फीकल मैटर है, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल फॉर डीकॉम्पोजिशन, और इसको क्या कहते हैं? डेट्राइटस। और बेटा इसके लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। आइए इसके स्टेप्स देखते हैं। इसके स्टेप्स देखते हैं बेटा जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डेट्राइटोवोर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर, ये क्या कर देते हैं? इसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। लीचिंग, पानी बह के जा रहा है बेटा, पानी बह के जा रहा है, और जो पानी में सल्यूबल चीजें हैं वो पानी में सल्यूबल होके जमीन में चली गई, सॉइल के हॉरिजन्स में चली गई। अब वो अवेलेबल नहीं है ऊपर के लिए, मतलब कि उस पर्टिकुलर चेन प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो तो पानी में एब्जॉर्ब होके जमीन के अंदर चली गई। अनअवेलेबल सॉल्ट्स हैं वो। समझ आया? उसके बाद कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में केमिकल ब्रेकडाउन होता है। कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम, जो कि क्या करती हैं? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करती हैं। ह्यूमिफिकेशन, भाई जब डीकॉम्पोजिशन चल रहा है, डार्क सा अमोर्फस यानी एक जैसा सा डार्क मटेरियल रह गया जो कि हाईली, अब वो बचा है जिसको माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर पाए, तो दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। और इसमें क्या प्रेजेंट है? भरमार मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमस अंडरगोज डीकॉम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट इन सॉइल। क्यों? क्योंकि वो जो गाढ़ा सा बाद में सॉलिड सब्सटेंस बचा है वो तो वो बचा है ना जिसको ये लोग डिग्रेड नहीं कर पाए, बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म। यस और नो? फिर उसके बाद फर्दर डिग्रेड होके माइक्रोब से ये क्या रिलीज करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। फाइनली जब इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मिनरल्स रिलीज करेगा तो दैट इज बेटा मिनरलाइजेशन। और एक चीज जो हमें भूलनी नहीं है कि ये जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं ये एक साथ चल रहे हैं, ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली ऑन डेट्राइटस। डेट्राइटस पे एक साथ चल रहे हैं बेटा। ये लीफ जमीन पे गिर गई थी, लेट से इसको कैटरपिलर ने खाया, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। इंसेक्ट ने खाया, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब ये फर्दर बेटा या तो इस पे फंगल एक्ट कर सकता है या फिर ये सॉइल में जा सकती है। अरे यस और नो? फंगल एक्ट करके और क्या चल सकता है? देखो ये कहानी है, फंजाई ने एक्ट करा, अर्थवॉर्म बैक्टीरिया ने इसको और ज्यादा डिग्रेड किया, और ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चले गए और वो प्लांट्स ने यूज कर लिए। अरे ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ फूड वेब जहां पे चीजें लिंक्ड हैं।
अरे ठीक है, चलो। अब ये जो रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन है स्लो या क्विक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन लिग्निन काइटिन रेजिस्टेंट थिक सब्सटेंस हैं, स्टेबल सब्सटेंस हैं, इनको तोड़ना मुश्किल है, तो ऐसे केस में डीकॉम्पोजिशन स्लो चलेगा। नाइट्रोजन वाटर ज्यादा है, सोल्यूबल चीजें शुगर ज्यादा है, तेज चलेगा डीकॉम्पोजिशन। लिग्निन काइटिन है तो स्लो, ये सब ज्यादा है तो क्विक चलेगा। शुगर ज्यादा है भाई, खाना ही खाना, खाते जाएंगे डीकम्पोज होता जाएगा। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करो, लो टेम्परेचर है तो बेटा स्लो चलेगा, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो तेज चलेगा। ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एरोबिक कंडीशन में डीकम्पोजिशन फास्ट होगा, एंड एरोबिक ऑक्सीजन की कमी में डीकम्पोजिशन स्लो होगा। तो इसके साथ डीकम्पोजिशन हुआ बेटा कंप्लीट, जिसमें हमने सीखा फल्चम इज द स्टेप्स, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है बेटा, लीचिंग अगर हमारा डाउट है तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जब डीकम्पोजिशन चल रहा है उसी दौरान बारिश हुई या पानी वहां से बह के गया तो भाई उस पानी में कुछ चीजें घुल जाएंगी। जो इस चीज में, अब ऐसे समझो मैंने इस पे पानी, बारिश हो रही है और ये सॉइल के अंदर पानी जा रहा है, तो इस पानी में जो चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, सोल्यूबल हैं, वो इस पानी में सोल्यूबल होकर सॉइल के नीचे हॉरिजन्स में चली जाएंगी ना। अब इस डीकम्पोजिशन वाले पार्ट का हिस्सा नहीं रही वो। अरे यस और नो, समझ आ गया सभी को? दैट इज लीचिंग बेटा, कि पानी में सोल्यूबल होके सॉइल के अंदर चले जाना सॉल्ट्स का, जो कि अब डीकम्पोजिशन के लिए अवेलेबल नहीं है। दिस इज लीचिंग। क्लियर है? आई होप अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो हमेशा कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। सन से प्लांट्स को जाती है, प्रोड्यूसर्स को जाती है, और प्रोड्यूसर से हम सबको जाती है, दैट इज कंज्यूमर्स को जाती है। अब एक डेटा है बेटा, एक डेटा है जो हमें याद रखना है। क्या डेटा हमें याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि जितनी लाइट अर्थ पे पड़ रही है, जैसे समझ ये सन है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स, इनको ये सोलर रेडिएशन मिलेगी। तो बेटा पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? 50% से भी कम लाइट कैसी होती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है प्लांट्स के लिए, और उसमें खाना बनाने में सिर्फ 2 से 10% यूज होती है। PAR का मतलब क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो सिर्फ 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, और उसमें से भी 2 to 10% जो है वो प्लांट यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। और यही एनर्जी है जो किसके लिए है? टू सस्टेन दी, जिसपे पूरी दुनिया चलती है, मैं, आप, कोई और एनिमल, सब। और बेटा एक से दूसरे पे ट्रांसफर होती है, ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। समझो किसी प्लांट को किसी कीड़े ने खाया, किसी प्लांट को क्या करा बेटा? किसी प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खा लिया, उस इंसेक्ट को किसी बर्ड ने, और उसको किसी बर्ड को किसी लायन ने खा लिया, लेट्स से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ये डिफरेंट लेवल्स क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। जैसे ये प्रोड्यूसर्स का, ग्रीन प्लांट्स का हमेशा क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स का सेकंड, प्राइमरी कार्निवोर्स का थर्ड, सेकेंडरी कार्निवोर्स का फोर्थ, और टर्शरी यानी कि एकदम टॉप वाले दैट इज फिफ्थ। और किसी फूड चेन में 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। और एनर्जी कैसे जाती है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज ऑन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। ये बेटा 10% लॉ है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। इट वॉज गिवन बाय रेमंड लिंडमैन। किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने, कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू, फ्रॉम दी लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, कि इससे इसमें सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। बाकी एनर्जी देखो,
100% में से सिर्फ 10 इसके पास गई, 1.1, 0.1। बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है बेटा? हीट की फॉर्म में लूज हो रही है, हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में जा रही है। क्लियर है? समझ आया सभी को? यस यस यस। चलो अब इसको थोड़ा और डिटेल में सीख लेते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं फूड चेन की। 2 टाइप की फूड चेन हमारे सिलेबस में है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे। फूड चेन, कौन कौन सी फूड चेन? डेट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। देखो जरा, डेट्राइटस फूड चेन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? DFC, डेट्राइटस फूड चेन। अभी अभी हमने डेट्राइटस समझा, रॉ मटेरियल फॉर डीकॉम्पोजिशन। तो बेटा डेट्राइटस फूड चेन कहां से स्टार्ट होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम, बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेट्राइटस, मेड अप ऑफ डीकॉम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मेनली क्या क्या? फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब यही लिखा हुआ है बेटा, दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? सेपरोट्रॉफ्स। अब डीकॉम्पोजर्स इन्वायरमेंट में प्लांट्स को मिनरल्स मिल पाए इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो अपने, उनके पापी पेट का सवाल है ना, अपने खाने के लिए कर रहे हैं। तो यस बेटा, उनको उनकी एनर्जी वहीं से मिलती है, इसीलिए डीकॉम्पोजर्स को हम क्या कहते हैं? सेपरोट्रॉफ्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही डिग्रेड करके उससे अपनी एनर्जी लेते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा जो फूड चेन चलती है वो कौन सी चलती है? डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसे समझो, जहां प्लांट्स हैं, प्लांट का पत्ता जमीन पे गिरा, डीकॉम्पोजिशन हुआ, इंसेक्ट गिरा, डीकॉम्पोजिशन हुआ, लैंड पे इतनी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो खुद या उनका कोई टुकड़ा क्या चल रहा है? कोई सड़ा हुआ खाना या फीकल मैटर, उसका क्या चल रहा है? डिग्रेडेशन। मतलब किसी ने बोला है ना कि आपने खाने को डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो किसके काम आएगा? उससे किसको एनर्जी मिलेगी? यस बेटा, डीकॉम्पोजर्स को एनर्जी मिलेगी। समझ आया? तो बेसिकली वो वेस्ट तो नहीं ही हुआ है, डीकॉम्पोजर्स को उससे खाना मिला है और काम हो गया है। क्लियर है? चलो ये रही बेटा लीफ। लीफ को खाया कैटरपिलर ने, इसको खाया कैमिलियन ने, इसको खाया स्नेक ने, इसको खाया मंगूज ने। अरे ठीक है, तो दिस इज डेट्राइटस फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन पे आते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? सन है, जहां पे ऑटोट्रॉफ सन को, सनलाइट एनर्जी को यूज करके इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाएंगे? खाना। और ये एनर्जी ऑटोट्रॉफ से जाएगी हेटेरोट्रॉफ के पास, और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ होंगे फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, GFC, एक्वेटिक में डेट्राइटस से ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी कौन करेगा? ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा चलेगी एक्वेटिक में। ये देखो, यस अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो बेटा ये फ्रॉग तो मैंने खुद बनाया है, ठीक है? चलो अगर मैं ये रिस्क लूं, नहीं लेना चाहती मैं ये रिस्क। चलो सुनो अब ध्यान से। तो हुआ क्या? ग्रास को ग्रासोपर ने खाया। ग्रासोपर को, इसको पहचान गए आप लोग? फ्रॉग। क्या है ये? फ्रॉग। ग्रासोपर को फ्रॉग ने खाया। देख के लग भी रहा होगा कि हाँ भाई मैम ने ही बनाया है। फ्रॉग को स्नेक ने खाया। स्नेक को बाज ने खा लिया, मान लो ईगल ने खा लिया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? डेट्राइटस फूड चेन, जहां पे हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने % एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%। अब बेटा कायदे में जो फूड चेन है ना, वो नेचर में नहीं चलती, ऐसा नहीं होता हमेशा। कायदे में चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि फूड वेब होता है। फूड वेब का मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती है। इंटरकनेक्टेड क्या होती हैं? फूड चेन होती है कायदे में, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। डन है? समझ आ गया? देखो जैसे ये फूड चेन ऐसे भी चल रही है, सेम फूड चेन ऐसे भी चल रही है,
तो ये बटरफ्लाई इस फूड चेन का पार्ट भी है और इस फूड चेन का भी, तो कायदे में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि बस एक फूड चेन है तो हमेशा बस यही चलेगी, नहीं भैया, चीजें इंटरकनेक्टेड है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, फ्रॉग को ईगल नहीं खाएगा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बेटा दो शब्द हमें सीखने हैं, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, जिसपे नीट में भी क्वेश्चन आया था, आपके एग्जाम में भी डिफाइन करने को आ जाएगा। देखो जरा, एक वर्ड है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब ही क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी इकोसिस्टम के किसी ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे मैं बात करूं प्लांट्स की, प्रोड्यूसर वाला ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कितना लिविंग बायोमास है, मतलब बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं उनका कितना बायोमास है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉफिक लेवल है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। और बेटा अगर हम बायोमास कैलकुलेशन की बात करें तो ज्यादा एक्यूरेट क्या कैलकुलेट करना है? ड्राई वेट, मतलब कि वाटर रिमूव कर दो फिर उसके बाद जो बचा। स्टैंडिंग स्टेट शब्द का मतलब क्या है बेटा? स्टैंडिंग स्टेट क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो स्टैंडिंग स्टेट है। क्या बोला मैंने? किसी पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज बेटा स्टैंडिंग स्टेट। तो ये लिखा हुआ है बेटा, ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस, टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। अलग अलग काम के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो सॉइल में एक टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हैं वो कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर है? और बेटा ये जो स्टैंडिंग स्टेट है ये डिपेंड करता है कि बारिश है, ज्यादा कीड़े हैं, ज्यादा डिकम्पोजिशन है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं या कम न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है और सीजन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इकोसिस्टम पे एंड सीजन पे डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या सीख रहे हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बेटा क्या चीज है, सुनो जरा ध्यान से। फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द बेस ऑफ ईच पिरामिड, जब भी हम पिरामिड बनाएंगे उसका जो बेस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोड्यूसर्स को या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। और जो टिप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टर्शरी या फिर टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को। जैसे इसमें तो प्लांट्स आ गए, टॉप वाले पे शेर आ गया, कहीं कहीं ईगल आ गया, ये सब ठीक है, लायन आ गया, मतलब टाइगर आ गया। द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज। ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ गिवन स्पीशीज may occupy more than one trophic levels in same ecosystem at same time. फूड वेब देखो, फूड वेब देखो जरा, फूड वेब देखो, देखो जरा इसको। जैसे हम बात करें बेटा किसकी? बर्ड की। बर्ड यहां पे कौन से ट्रॉफिक लेवल पे है? 1 2 3। और सेम टाइम पे किसी दूसरी चिड़िया को वुल्फ ने खा लिया तो 1 2 3। चलो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे समझो जैसे कोई चिड़िया है, कोई चिड़िया है, अगर उस चिड़िया ने क्या करा? उस चिड़िया ने सीड खाया तो वो हर्बीवोर में आ जाएगी, लेकिन उस चिड़िया ने इंसेक्ट को खा लिया तो वो कार्निवोर में आ जाएगी। अरे यस और नो? तो वो किस में आ जाएगी? कार्निवोर में। तो बेटा इसमें मैं ऐसे लाइन बना सकती हूँ कि इस प्लांट को इस चिड़िया ने खाया, फॉर एग्जाम्पल इसको इसने खाया, तो सेम चिड़िया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में भी आ सकती है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में भी आ सकती है। तो ये बस यही कहना चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म स्पीशीज का नाम लेके स्पेसिफाई ना करें,
क्यों? क्योंकि सेम स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट अ सेम टाइम। जैसे लिखा हुआ है एक स्पैरो जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है जब ये खाती है सीड, और जब फ्रूट खाती है, पी खाती है, और जब कीड़े खा लिए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगी। यस और नो? अब इकोलॉजिकल पिरामिड यूजुअली 3 तरीके से स्टडी किए जाते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड बच्चे पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस नंबर कैलकुलेट करना और उसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से पिरामिड बना देना। इस पिरामिड ऑफ नंबर यूजुअली कैसा होता है? अपराइट होता है। जैसे एक्वेटिक देख लो, एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी वो छोटे छोटे प्लांट्स जो खाना बनाने वाले हैं, उन प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। फिर छोटी मछली, बड़ी मछली और बड़ी मछली, नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। छोटी छोटी मछलियों का नंबर बहुत ज्यादा, लेकिन शार्क का नंबर 1 या 2, 1। अरे यस और नो? वाटर बॉडी में तो ये नंबर कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड कैसा है? अपराइट है। ग्रास का नंबर बहुत ज्यादा, उसको खाने वाले और कम। फिर फ्रॉग, रैबिट, ये सब, स्नेक्स और कम, और फिर वल्चर, ईगल इसको खा रहा है और कम। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ेंगे नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर मैं एक बिग ट्री को इकोसिस्टम मान लूं तो बेटा ये 2 शेप का हो सकता है, इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल। आइए बात करते हैं। अगर मैंने बोला ट्री को खाया कीड़े ने, कीड़े को खाया चिड़िया ने, छोटी चिड़िया को खाया बड़ी चिड़िया ने, तो भाई एक ट्री पे कीड़े बहुत ज्यादा होंगे, छोटी चिड़िया कम और बड़ी चिड़िया और कम। तो ये कैसा बना? स्पिंडल शेप का बना। इन्वर्टेड कैसे होगा? ट्री पे खाया, ट्री को खाया चिड़िया ने, चिड़िया को खाया पैरासाइट ने, लाइस या बग्स ने, उनका नंबर और ज्यादा होगा। इनको खाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो हाइपर पैरासाइट, इनका नंबर और ज्यादा होगा। तो इस केस में पिरामिड कैसा आया बेटा? इनवर्टेड। कैसा आया? इनवर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं बायोमास की। बायोमास का भी यूजुअली कैसा होगा? अपराइट होगा। जैसे हम बात करें ग्रासलैंड की, तो घास का बायोमास कहीं ज्यादा, प्लांट्स का बायोमास कहीं ज्यादा एज कंपेयर टू एक लाइन। अरे यस और नो? तो बायोमास घटता चला जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूंगी एक्वेटिक की, तो बेटा ये आएगा इन्वर्टेड। क्यों? उस पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जितने प्लांट्स हैं, जितने एल्गी हैं, उन सबका वजन कर लो और फिर वेल को नाप लो। वेल तो बहुत भारी होती है, मछली तो प्लांट से बहुत भारी होगी, बड़ी मछली और भारी होगी, सबसे बड़ी मछली सब पे भारी होगी। अरे ये सुनो, तो बेटा क्या लिखा हुआ है? कैसा होगा एक्वेटिक में? इनवर्टेड। प्रोड्यूसर फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अरे डन है? समझ आ गया? मछली बनी हुई है, देख लो। उसके बाद एनर्जी। एनर्जी के में हम एक चीज याद रखेंगे कि भाई ये हमेशा हमेशा और हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज अपराइट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्लांट से किसी दूसरे प्लांट खाने वाले ऑर्गेनिज्म को जितनी एनर्जी प्लांट पे है उससे ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा एनर्जी घटती जाएगी। एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज सम एनर्जी। हमेशा कैसी होगी? जब एनर्जी फ्लो हो रहा है हीट की फॉर्म में, लूज होनी ही होनी है। और 10% रूल तो हम सीख ही चुके हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे मात्र कितनी एनर्जी पहुंचेगी? 10%। उसके बाद बेटा ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, हैशटैग एनसीईआरटी, ये हमें याद रखने हैं। ये हमें बेटा क्या रखने हैं? याद रखने हैं। जैसे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, ये बायोमास का है। उसके बाद ये बेटा जूप्लैंक्टन का है, बायोमास का, इन्वर्टेड वाला। फिर लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड के डीमेरिट्स क्या हैं। तो बेटा क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे हमने बात करी ये चिड़िया, ये स्पैरो, ये क्या है बेटा? स्पैरो। ये 2 ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन हमारे पिरामिड्स इस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। और बेटा ये अज्यूम करता है कि सिंपल फूड चेन चल रही है, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी नहीं है नेचर में। कायदे में तो फूड वेब है,
अरे ऐसा नो, कायदे में तो फूड वेब है जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद बेटा यहाँ पे कहीं भी हमने देखा डीकॉम्पोजर्स को कोई जगह नहीं मिली, जबकि ये इतना ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक बैक्टीरिया इकोसिस्टम में इतना मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसको कोई जगह नहीं मिली। दिखाई दे रहा है? हमने कहीं देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी जगह नहीं मिली। सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस in ecological pyramid even though they play a vital role in ecosystem। तो बेटा इसके साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अच्छा, आई होप आपने अच्छे से इसको रिवाइज किया होगा। अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया तो बहुत सारे फ्लावर्स भेज देंगे बेटा कमेंट्स में, सो दैट आई विल नो कि हाँ भाई तुम लोग पढ़ रहे हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।